Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 British Education in India and its impact। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया। हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा हुआ करता था। नालंदा, तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमने दी हैं, पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके अपने सिस्टम को हम पर इस तरीके से इम्पोज किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल की क्लरिकल जॉब्स के लिए ही ट्रेन किया, क्योंकि हायर लेवल की जो जॉब्स होती थी उसमें तो ब्रिटिशर्स हमें एंटरटेन करते ही नहीं थे। चलो, तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म हुआ और ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो पहला जो टॉपिक है हमारी बुक में वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी। देखो, ऐसा नहीं था कि इंडिया में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, पर अकॉर्डिंग टू नीड होती थी। बेटा, जो पाठशाला वगैरह होती थी वो रिजिड नहीं होती थी, वो बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग चलती थी, बच्चों की एबिलिटी को देखकर चलती थी। ऐसी कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं हुआ करता था जैसे आज है। तो सोर्स मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इसके बारे में, ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में कब की, 19th सेंचुरी की। किससे जान पाते हैं बेटा? सिविल सर्वेंट्स की जो रिपोर्ट्स थी उसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था 19th सेंचुरी में। वी नो अबाउट ट्रेडिशनल एजुकेशन। हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में पता चला कब की, 19th सेंचुरी की। मेनली किससे? उन रिपोर्ट से जिन रिपोर्ट्स को कंपाइल किया था किसने? सिविल सर्वेंट्स ने। सिविल सर्वेंट्स आपको पता है ना कौन होते हैं? IAS IPS ऑफिसर्स। 18 बेटा, अब हम बात करेंगे 1830 की। 1830 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम एडम। इन्होंने डिटेल सर्वे किया एजुकेशन सिस्टम का। कहाँ कहाँ पर? बिहार के पार्ट्स में और बंगाल के पार्ट्स में। विलियम एडम एक मिशनरी थे जो बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर थे उनके लिए काम करते थे, और उन्हीं के लिए इन्होंने एक डिटेल सर्वे किया। किसका? एजुकेशन सिस्टम का। कहाँ के एजुकेशन सिस्टम का? बिहार और बंगाल के। अब बेटा देखो, आज आप पूरे इंडिया के ऊपर भी सर्वे करते हो तो इजी होता है, क्योंकि हमारे पास फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है। पर पहले ऐसे नहीं था। तो इनका जो एरिया ऑफ सर्वे था वो था पार्ट्स ऑफ बिहार और तो पूरा बंगाल और पार्ट्स ऑफ बिहार, इतने का सर्वे इन्होंने किया। फिर इन्होंने प्रॉपर डिटेल सर्वे करने के बाद रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि लगभग 1 लाख स्कूल थे इस रीजन में, पार्ट्स ऑफ बिहार में और बंगाल में। कुछ ऑब्जर्वर जो थे उस टाइम के, उनके अकॉर्डिंग हर इंडियन विलेज में एक स्कूल होता था, और इंडियन टीचिंग मेथड्स जो थी वो बेटर थी। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के लोग इंडिया में आके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रहे थे, पर ये जो सिविल सर्वेंट्स की कंपाइल्ड रिपोर्ट है ये कहती है कि उस टाइम में हर गांव में एक स्कूल हुआ करता था और एजुकेशन सिस्टम बेटर था। किससे बेटर था? अंग्रेजों से। इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम से वो सिस्टम बेटर था। क्लियर है इतनी बातें? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मन से नहीं बोल रही हूँ, कि नियरली एवरी इंडियन विलेज हैड अ स्कूल। हर इंडियन विलेज में एक स्कूल हुआ करता था, और इंडियन टीचिंग जो मेथड्स थी वो बेटर थी। किससे? इंग्लैंड से। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो एलिमेंट्री स्कूल हुआ करते थे जिन्हें पाठशाला कहा जाता था। पाठशाला किसकी होती थी? हिंदूज की। और मकतब्स होते थे किसके? मुस्लिम्स के। तो हमारे इंडिया में अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हिंदुओं के लिए हुआ करती थी पाठशाला, और मुस्लिमों के लिए हुआ करते थे मकतब्स। ये जो स्कूल होते थे ये लोकेट होते थे किसी भी वेल्दी पर्सन के प्रमाइसेस में। सपोज करो एक जमींदार है, उसके घर में बहुत सारी ज़मीन खाली है, मतलब बहुत बड़ा सा घर है, तो वहीं एक रूम में वो स्कूल लग जाता था। और कई बार मंदिरों में लगता था, कई बार मस्जिदों में लगता था। मतलब ऐसे कोई रिजिडिटी नहीं थी कि भाई यही प्लेस है, यहीं पे स्कूल लगेगा। कोई भी एक वेल्दी पर्सन है जिसके घर में प्लेस है वहाँ लग गया, मंदिरों में लग गया। मदरसे जो होते थे, मकतब जो होते थे वो मॉस्क में लग जाते थे, और कई बार तो फ्रेश एयर में, मतलब पेड़ के नीचे भी क्लासेस लगती थी। क्लियर है? तो कहाँ कहाँ पर स्कूल लग जाता था? टेम्पल्स में, वेल्दी पर्सन के प्रमाइसेस में, मॉस्क में, और इवन अंडर ट्री। एक छाया देने वाला जो पेड़ होगा उसके अंदर भी, मतलब उसके नीचे भी क्लास लग जाती थी।
कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं चलती थी और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती थी। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं था उस टाइम बेटा। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती थी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयाली, इन सब में पढ़ाई होती थी और ओरली पढ़ाई कराई जाती थी। मतलब इस बात पे फोकस होता था कि ओरली, श्रुति पे, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था रादर देन राइटिंग। कोई प्रिंटेड बुक्स होती ही नहीं थी। देयर वर नो प्रिंटेड बुक्स, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। टीचिंग ओरली करवाई जाती थी और वो भी किस लैंग्वेज में? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। कराते कौन थे? गुरु। गुरु का मतलब हमारे टीचर। पाठशाला होगी तो बेटा वहाँ पर गुरु होंगे और मौलवी होंगे। कहाँ? मकतब में, मदरसे में, मकतब में होते थे मौलवी और पाठशाला में होते थे गुरुजी। जो बच्चे होते थे वेल्दी फैमिली के, उन्हें घर में ही पढ़ाया जाता था। वो लोग क्या करते थे, जो बहुत रिच लोग होते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पेड ट्यूटर्स बुलवा लेते थे कि भाई आओ मेरे बच्चों को पढ़ाओ। और जो थोड़े बहुत नॉर्मल फैमिली के जो बच्चे होते थे, ये लोग चले जाते थे स्कूल में, मॉस्क में पढ़ने के लिए। बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता था बेटा? चिल्ड्रंस वर टॉट टू रीड, उन्हें रीड करना सिखाया जाता था, मतलब पढ़ना सिखाया जाता था। राइट मतलब लिखना सिखाया जाता था। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखा दिए जाते थे, मतलब सिंपल मैथ सिखा दिया जाता था। और उन्हें मेमोराइज कराया जाता था किसको? रिलीजियस टेक्स्ट को, वेद, पुराण, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी। क्लियर है? तो सिलेबस में राइटिंग होगी, रीडिंग होगी, सिंपल अर्थमेटिक होगा और रिलीजियस टेक्स्ट बच्चों को मेमोराइज कराई जाती थी। जो ड्यूरेशन होता था एजुकेशन का, वो सेम नहीं होता था सारे बच्चों के लिए। आप आज की बात करें करंट डेट में तो अप्रैल में एडमिशन होगा, है ना? अप्रैल जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं, मार्च में एग्ज़ाम होगी। पहले ऐसे नहीं था। एनी टाइम आप किसी भी टाइम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कोई ऐसे फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता था एजुकेशन के लिए सारे बच्चों का कि सबको 10th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, ग्रेजुएशन करना है, ऐसे नहीं होता था। अच्छा, एक बात और कि आज हम एजुकेशन को कंप्लीट कब मानते हैं? ना ही तो 12th के बाद मान रहे हैं, ना ही ग्रेजुएशन के बाद मान रहे हैं, ना ही पीजी के बाद मान रहे हैं। तो एजुकेशन कंप्लीट कैसे होती है? जब आप उस एजुकेशन को लेकर कुछ करने लग जाओ, है ना? तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता था पुराने टाइम में कि एक बच्चे को पढ़ा लिखा कब मान लिया जाता था? अ पीपल्स एजुकेशन वॉज रिगार्डेड एज कंप्लीट आफ्टर ही हैड गॉट द अमाउंट ऑफ नॉलेज थॉट नेसेसरी बाय द टीचर। टीचर को उस बच्चे को देखते हुए जितना ज्ञान देना था, जितना पढ़ाना था, जिस दिन टीचर ने पढ़ा दिया उस दिन एजुकेशन कंप्लीट। तभी टीचर पे डिपेंड करता था कि वो बच्चे की पोटेंशियल, कैलिबर, नेसेसिटी को देख करके कितना उसे पढ़ाना चाहता है। आई बात समझ में? मतलब आज ऐसे होता है ना, आज के स्कूल सिस्टम में हम देखते हैं सबको एक जैसा एजुकेशन दे दिया जाता है, पर इस टाइम में ऐसा बेटा नहीं था। टीचर बच्चों के कैलिबर, पोटेंशियल के हिसाब से उसको पढ़ा देते थे। कोई फिक्स फीस नहीं होती थी। आज आप पुअर हो, रिच हो, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो फीस दोनों के लिए सेम होगी, पर पहले ऐसा नहीं था। कोई फिक्स फीस नहीं होती थी। जो बच्चों के पेरेंट्स होते थे वो कैश में या काइंड में फीस दे देते थे और अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। एक राजा का बच्चा पढ़ रहा है तो राजा ज़्यादा देता था, एक सैनिक का बच्चा पढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा कम फीस दे देता था, किसान का पढ़ रहा है तो वो और कम दे देता था। और कोई ज़रूरी नहीं होता था कि आपको कैश में ही फ़ीस देनी है, आप काइंड में भी फीस दे सकते हैं। जैसे आपने चावल उगाया, गेहूँ उगाया, तो आपके पास जो भी कुछ है आप उसको एज अ फीस दे सकते हो। अच्छा, स्कूल्स अपने आप को बदलते रहते थे लोकल कंडीशंस को देख के। अब कैसे? देखो, अगर हम लोगों को पता है कि रूरल इकोनॉमी जो होती है वो शोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में ज़्यादा बिजी होती है ना? अगर आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हो तो जब फसल बोई जाएगी, जब लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जब फसल काटी जाएगी, जब लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इस टाइम में स्कूल्स को क्लोज़ कर दिया जाता था कि बच्चा अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर पाए। स्कूल्स लोकल कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे विलेज में स्कूल बंद रहते थे हार्वेस्ट सीजन में, शोइंग सीजन में, जिससे कि जो बच्चा है पीजेंट फैमिली का, उसे ये भी आ जाए कि भाई कटाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, फसल को शो कैसे किया जाता है, हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, और वो उससे भी जुड़ा रहेगा और उसकी क्लासेस भी मिस
नहीं होंगी। तो ये कितनी अच्छी बात थी। आजकल पढ़ा हुआ जो बच्चा होता है वो तो बोलता मुझे खेती किसानी करनी ही नहीं है, तो ये गलत है ना। तो पहले उसे उस फील्ड से हटाया ही नहीं जाता था, भाई दोनों काम करने हैं आपको, ये भी और वो भी। अब अगर हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हम हायर एजुकेशन की बात करें तो बेटा हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स थे वो बहुत कम नंबर में थे और मोस्टली इन्हें पैट्रोनाइज किया हुआ था। इनके लिए फंडिंग वगैरह देने का काम करते थे रूलर्स और नॉबल्स, मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, मंत्री परिषद में जो लोग हुआ करते थे वो फंडिंग देते थे, पैट्रोनाइज करते थे हायर यूनिवर्सिटीज़ को। मतलब जिसकी आज हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं, जो सेंटर होते थे हायर एजुकेशन के वो कम ही होते थे और उनको बेसिकली कौन फंड करता था, कौन चलाता था, रूलर्स और नॉबल्स। और जो बेटा हायर एजुकेशन लेने वाले होते कौन थे बेटा, हायर कास्ट हिंदूज़, अपर क्लास हिंदूज़, हायर क्लास या हायर कास्ट मुस्लिम्स, बस यही लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देते थे। हिंदूज़ जो होते थे उन्हें हायर एजुकेशन मिलता था में टोल्स में, जो कि किस मीडियम में कराया जाता था, संस्कृत में कराया जाता था। और जो मुस्लिम होते थे उन्हें हायर एजुकेशन मिलता था मदरसे में, जिसका मीडियम होता था पर्शियन। तो हिंदूज़ को हायर एजुकेशन दिया जाता था किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और मुस्लिम्स को मिलता था किस भाषा में, पर्शियन भाषा में। हिंदूज़ को जाना पड़ता था हायर एजुकेशन के लिए टोल्स में और मुस्लिम्स को जाना पड़ता था मदरसे में। सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते थे बेटा हायर एजुकेशन में, लॉ कानून पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स, साइंस, रिलीजियस लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। क्या क्या, लॉजिक, मैथ्स, साइंस, रिलीजियस लिटरेचर, फिलॉसफी। हाउएवर द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वॉज नॉट प्रमोटेड। इंक्वायरी की जो स्पिरिट थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। मतलब इस हर चीज़ को जानो, जब तक किसी चीज़ का रीज़न ना मिले उसे ना करो, है ना। इंक्वायरी करते रहो, क्या कहते हैं हम उसे, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो जो स्टूडेंट्स थे वो उनका लॉजिक था, मैथ्स में पार्ट अच्छा था, रिलीजियस लिटरेचर उन्हें रटे हुए होते थे। पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे थे पूरी दुनिया से, स्पेशली कौन से वाले साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहे थे, वो बेचारे उससे अनअवेयर रहते थे क्योंकि हमने उन्हें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी सिखाई ही नहीं। पर बेटा आप कुछ लोगों को बिना सिखाए भी सब कुछ पता होता है, कुछ लोगों को बिना सिखाए भी सब कुछ पता होता था। जैसे हम हमारे आर्यभट्ट की बात करें, चरक की बात करें, या और भी 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे, रामानुज की बात करें, जिन्हें बिना बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाए भी सब कुछ पता था। तो ऐसे लोग भी हुए। हम बात करेंगे बेटा ओरिएंटलिस्ट की। ये अच्छे वाले अंग्रेज होते थे। कौन? ओरिएंटलिस्ट। क्यों अच्छे वाले अंग्रेज हुआ करते थे? क्योंकि ये बोलते थे कि हर व्यक्ति को इंग्लिश में पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, इन्हें खुद इनकी भाषा में भी पढ़ाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा बोलने वाले कौन थे? ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है। शुरुआत में अगर हम बात करें, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश ही हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो अवेयर ही नहीं थे, फेमिलियर ही नहीं थे हिंदू लॉज से, मुस्लिम लॉज से। हिंदू कस्टम क्या है, मुस्लिम कस्टम क्या है, इन्हें पता ही नहीं था कि इंडिया कैसे गवर्न होता है, इंडियन पीपल कैसे गवर्न होते हैं। जो कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे वो इंडिया में आए, फिर उन्होंने इंडियन लॉज को पढ़ा, इंडियन कस्टम्स को पढ़ा। और किसके अंदर में पढ़ा बेटा इन्होंने? लर्नड स्कॉलर्स। जो लर्नड स्कॉलर्स थे उनके साथ रह करके इन्होंने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन सबको जाना, समझा, पढ़ा। बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को अंग्रेज़ों ने पढ़ लिया, जो किसके ऊपर थी? इंडियन लॉज के ऊपर थी, फिलॉसफी के ऊपर थी, लिटरेचर के ऊपर थी। ध्यान से सुनो, देखो शुरुआत में किसकी शुरुआत में? ब्रिटिश रूल की जब शुरुआती थी इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स थे शुरुआत में उन्हें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज पता ही नहीं थे, कस्टम्स के बारे में पता ही नहीं था क्या है, कि भाई इंडिया में कैसे यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें, कौन सा कस्टम, कौन सा ट्रेडिशन, क्या लॉ, क्या कानून, कुछ भी नहीं पता था। तो कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे इंडिया में, उन्होंने लॉज को, कस्टम्स को पढ़ना चालू किया। किसके अंदर में? लर्नड स्कॉलर्स के अंदर में।
बहुत सारी टेक्स्ट को पढ़ा। कौन सी टेक्स्ट को? इंडियन लॉज को, फिलॉसफी को, लिटरेचर को। और इनका एम यही था कि ये जो इंडियन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको रूल करना है उनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, जिससे कि अच्छी तरीके से इनको गवर्न कर पाएँ, बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए और क्लोज रिलेशनशिप बन जाए हमारे किसके साथ? इंडियंस। अब बेटा यहाँ से आंसर भी मार्क है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनो, लो नहीं कर लो। वो यूरोपियन स्कॉलर जिन्होंने इंडियन नॉलेज को गेन किया, कल्चर को समझा, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा, उन्हें क्या कहते हैं? ओरिएंट और द ईस्ट। और बाद में किस नाम से जाने गए ये? ओरिएंटलिस्ट। नाथनियल हालहेड, वॉरेन हास्टिंग, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, जोनाथन डंकन, ये रिनाउंड ओरिएंटलिस्ट थे जिन्होंने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, इंडियन कस्टम ट्रेडिशन को जाना। जो नाथनियल हालहेड थे, इन्होंने तो हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? नाथनियल हालहेड। इसकी स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग जरा बेटा याद कर लेना। और इनका जो काम था उसे किस नाम से जाना गया? अ कोड ऑफ गेंटू हिंदू लॉस, इस नाम से इन्होंने बुक को पब्लिश किया। और ये कब पब्लिश हुआ? 1776 में। कब पब्लिश हुआ? 1776 में। 1781 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश कराया जो इस्लामिक लॉ पढ़ाता था, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस को पढ़ाता था। फिर से ध्यान से सुन लो इस पूरे पैराग्राफ को। नाथनियल हालहेड ने हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस काम को किस नाम से जाना गया? अ कोड ऑफ गेंटू हिंदू लॉस। इसे पब्लिश किया गया 1776 में। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स आए जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। उन्होंने कलकत्ता में मदरसा खुलवाया जो इस्लामिक लॉ पढ़ाता था, अरेबिक पढ़ाता था, पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाता था, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाता था और इस्लामिक लॉस को पढ़ाता था। विलियम जोन्स जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता में, वो भी लिंग्विस्ट थे। बेटा लिंग्विस्ट किसको हम बोलते हैं? जिसको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो। विलियम जोन्स जज थे सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ पर? कलकत्ता में। वो एक लिंग्विस्ट थे। कौन थे बेटा? लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति जिसको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हों। ठीक है, तो इन्होंने भी संस्कृत को पढ़ा, संस्कृत में मास्टरी हासिल कर ली और इनको अच्छे से संस्कृत पढ़नी लिखनी आ गई, तो इन्होंने बहुत सारी रिलीजियस धार्मिक किताबें पढ़ ली, सेक्युलर किताबें भी पढ़ी। जैसे अब अर्थशास्त्र की बात करें तो वो धार्मिक बुक नहीं है ना, अर्थशास्त्र इकोनॉमी के ऊपर बुक है। तो इन्होंने बहुत सारी रिलीजियस, बहुत सारी सेक्युलर बुक्स को पढ़ा। ठीक है, और बाद में कुछ बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, जिसमें से एक थी कालिदास की फेमस अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञाना शकुंतलम। 1784 में विलियम जोन्स, इसको बेटा अभिज्ञान शकुंतलम, इसका जो रियल नेम है वो अभिज्ञान शकुंतलम है, उसको इंग्लिश में लिखते हुए ये हो गया अभिजाना शकुंतला। चलो, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई कलकत्ता में। जो सोसाइटी थी वो एक जनरल पब्लिश करती थी, या उसने एक जनरल पब्लिश किया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई कलकत्ता में। जो सोसाइटी थी वो पब्लिश करती थी एक जनरल को, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च, जिसमें के आर्टिकल्स होते थे ओरिएंटल स्टडीज़ पे और ओरिएंटल वर्क्स का ट्रांसलेशन होता था। मतलब पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत में जो भी कुछ काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन हमें मिलता था एशियाटिक रिसर्च में। फिर से 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई कलकत्ता में। ये जो सोसाइटी थी वो जनरल पब्लिश करती थी, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स, जिसमें आर्टिकल्स हुआ करते थे ओरिएंटल स्टडीज़ पे और ट्रांसलेशन भी होता था ओरिएंटल वर्क का। ओरिएंटल वर्क समझ में आ गया? वो वर्क जो पर्शियन में, अरेबिक में और हिंदी में था, संस्कृत में था। बेटा फिर जोनाथन डंकन को एक आइडिया आया कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, बहुत एनरिच है संस्कृत वोकैबलरी,
संस्कृत लिटरेचर, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जोनाथन डंकन ने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस से परमिशन ली और एक संस्कृत कॉलेज खोला बनारस में। कब? 1792 में। 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने वाले थे जोनाथन डंकन, पर किसकी परमिशन से खोला? गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। और क्यों खोला था? इन ऑर्डर टू डेवलप अप्रिसिएशन फॉर हिंदू लॉज, हिंदू लॉज को अप्रिशिएट करने के लिए, हिंदू लिटरेचर को अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने बोला ना कि संस्कृत वोकैबुलरी इतनी रिच है, इतना कुछ हिंदी और संस्कृत में है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला। कहाँ पर? बनारस में। कब? 1792 में। फिर गवर्नर जनरल वेल्सले आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सारे कोर्सेज को। किसके? ओरिएंटल लर्निंग के। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1800 में। और किसके लिए बना था ये? सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए। सिविल सर्वेंट, IAS IPS ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए कलकत्ता में। अच्छा, IAS IPS अकेले नहीं होते बेटा, IFS ऑफिसर भी होते हैं, है ना। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, IRS रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ये सबको हम क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक कॉलेज खोला गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। क्या नाम था उसका? फोर्ट विलियम कॉलेज। वहाँ पर भी बहुत सारे ओरिएंटल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? गवर्नर जनरल वेल्सले ने। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलें आगे। चलो, अब हम पढ़ेंगे कैसे बिगिन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 पे ख़त्म होता है। कुछ ग्रुप्स जो थे लोगों के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को दिया जाए। किसको? इंडियंस को। उनमें से जो चीफ थे, जो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि भैया इंग्लिश एजुकेशन ही पढ़ाई जाए भारतीयों को, इंडियंस को, उसमें से एक जो ग्रुप था वो किसका था? क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी जो चाहती थी इंडिया में स्कूलिंग वैसी ही हो जैसी इंग्लैंड में है, इन इंग्लिश एजुकेशन सिखाया जाए। कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स भी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, ये लोग चाहते थे कि यार इंडिया में भी इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। कौन कौन चाहते थे? क्रिश्चियन मिशनरीज़, कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट में रह रहे लोग। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़। तो बेटा देखो, बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, ये आंसर भी है इसलिए ध्यान से सुनो। उनका ये बिलीव था, ये मानना था कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। अब इन्हें कैसे रिमूव किया जाए? तो इन्हें रिमूव करना है कैसे? जब हम हमारी क्रिश्चियनिटी कितनी अच्छी है, क्रिश्चियन रिलीजन कितना अच्छा है, जब हम किसको समझा पाएँ? इंडियंस को समझा पाएँ। और अगर हमको ये सब इनको समझाना है तो हमें इनको क्या देनी चाहिए? वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये आंसर भी है, तो आप लर्न कर लें कि बहुत सारी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका बिलीव था कि बहुत सारे सोशल लेवल, सामाजिक बुराइयां हैं इंडियन सोसाइटी में और इन्हें रिमूव किया जा सकता है सिर्फ कैसे? बाय विनिंग ओवर इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। और ये किसके थ्रू होगा? वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू होगा। इंडियंस को क्रिश्चियनिटी पे बिलीव दिलाना है, क्रिश्चियनिटी की अच्छाइयाँ बताना है, और वो किसके थ्रू होगा? एजुकेशन के थ्रू होगा। और जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को इन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया, समाज में कोई बुराई नहीं रहेगी, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था, जबकि इनके समाज में, इनके रिलीजन में भी कोई कम बुराइयाँ नहीं हैं। जो कंपनी थी उसने बैन कर दिया मिशनरी एक्टिविटीज़ को इंडिया में, इंडियन टेरिटरीज़ में। कहा कि नहीं नहीं भैया, तुम तो चुपचाप रहो, हमको यहाँ रूल करने दो, क्योंकि ये जो इंडियंस हैं इनका जो रिएक्शन है तुम्हारे खिलाफ वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल है, और ऐसा नहीं है ये डर वर के कुछ ज़्यादा कर पर आ दें, तो इसलिए बेटर है कि आप तो अपना काम राजपाट यहाँ से समेट लो। तो जो कंपनी थी उसने बैन किया था मिशनरी एक्टिविटीज़ को। कहाँ पर? इंडियन टेरिटरीज़ में, क्योंकि कंपनी डरती थी कि भाई जो इंडियंस हैं उनका जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा होस्टाइल होगा। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अब हम बात करेंगे विलियम कैरी की, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो इंडिया आए। कब आए? 1793 में। विलियम कैरी एक क्रिश्चियन मिशनरी जो इंडिया आए। कब? 1793 में। क्रिश्चियन मिशनरी में एक आध व्यक्ति नहीं होता बेटा, यहाँ पर लीडर का नाम दे दिया रहता है जिसके अंदर में वो मिशनरी चल रही होती थी। उसने बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा, बंगाली को सीखा, संस्कृत को सीखा। विलियम कैरी जो कि क्रिश्चियन मिशनरी के साथ इंडिया आए। कब आए? 1793। इंडिया के उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा, बंगाली को सीखा, संस्कृत को सीखा। फिर न्यू टेस्टामेंट बनाया। काय में? बंगाली, मतलब बाइबल का एक वर्जन किस में ट्रांसलेट कर दिया? बाइबल में। न्यू टेस्टामेंट जब भी बोला जाए बेटा तो किसकी बात कर रहे हैं? बाइबल की बात कर रहे हैं।
1800 में कैरी सेटल हो गए कहाँ पर? श्रीरामपुर, जैसे आज हम श्रीरामपुर कहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो गए, जो कि एक डैनिश कॉलोनी थी, है ना। किसकी कॉलोनी थी? डैनिश कॉलोनी थी श्रीरामपुर, वहाँ पर सेटल हो गए कौन? हमारे कैरे। कहाँ था बेटा? कलकत्ता से कुछ दूरी पर नॉर्थ में सिचुएटेड था श्रीरामपुर, वहाँ पर रहने लगे। और ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ये डैनिश कॉलोनी थी। बेटा डैनिश कॉलोनी किसको कहा जाता था? जैसे ब्रिटिश कॉलोनी इंग्लैंड की हुआ करती थी, वैसे ही डैनिश कॉलोनी डेनमार्क की हुआ करती थी। यहाँ पर दूसरी कुछ मिशनरीज़ भी आई, फिर उन्होंने पूरा एक श्रीरामपुर मिशन चलाया। ये जो मिशन था ये स्टार्ट करता है एक प्रिंटिंग प्रेस। द मिशन स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस। और ये जो प्रेस बेटा, फिर इस मिशन ने क्या स्टार्ट किया? एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की, और इस प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश हुई बंगाली बुक जो थी कैरीज ट्रांसलेशन टू न्यू टेस्टामेंट। अभी हमने बताया ना कि कैरी ने न्यू टेस्टामेंट का बंगाली में ट्रांसलेशन किया था। न्यू टेस्टामेंट मैंने आपको क्या बताया? बाइबल। और फिर इसी मिशन ने एक और काम किया, वो काम था श्रीरामपुर कॉलेज खोलना। वो कब खोला? 1880 में। एक प्रेस खोली, प्रेस से पहली बंगाली बुक छपी जिसका नाम था कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट बोले तो बाइबल। 1818 में इस मिशन ने श्रीरामपुर कॉलेज भी खोला। आ गया बेटा चार्टर एक्ट। कब आया चार्टर एक्ट? 1830 में। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर, वो सारे रिमूव कर लिए गए। जो मिशनरीज थे उन्हें अलाउ किया गया कि आओ और ब्रिटिश टेरिटरीज जो इंडिया में है वहाँ पर रहो। फिर जो मिशनरीज़ को ओपन हैंड मिला तो ब्रिटिश मिशनरीज़ ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में बना दिए, है ना। अटैच टू देयर चर्चेस के पास ही इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिए। कहाँ कहाँ पर? मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। चार्टर एक्ट 1813 में जो आया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिशनरीज़ पे लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए, सारे रिमूव कर लिए गए, और मिशनरीज़ को अलाउ किया गया कि आप इंडियन टेरिटरी जो ब्रिटिश कंट्रोल में वहाँ पर आके रह सकती हो। फिर इन्होंने आकर यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले, और कहाँ कहाँ पर खोले? मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। बेटा हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आई एम एंडिंग वीडियो हियर ओनली।